नमस्कार मित्रों, मैं बालिन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम बैंकिंग की चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हम आरआरबी के कैपिटल शेयरिंग रेशियो के बारे में चर्चा कर रहे थे। आरआरबीएस कैपिटल शेयरिंग रेशियो, आरआरबीएस कैपिटल शेयरिंग रेशियो, आरआरबीएस कैपिटल शेयरिंग रेशियो की चर्चा कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने बताया था जो आरआरबीएस का कैपिटल शेयरिंग रेशियो है, यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कैपिटल शेयरिंग रेशियो है, वह 50:35:15 के अनुपात में है, जिसमें 50% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। 50% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है और 35% की हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक की होती है। 35% की हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक की होती है तथा 15% की हिस्सेदारी राज्य की होती है या राज्य सरकार की होती है। 15% की जो हिस्सेदारी होती है वह राज्य सरकार की होती है। 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। तो इस प्रकार होता है आरआरबीएस का कैपिटल शेयरिंग रेशियो, यानी कि रीजनल रूरल बैंक का कैपिटल शेयरिंग रेशियो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कैपिटल शेयरिंग रेशियो 50:35:15 का होता है, जिसमें 50% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 35% की हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक की तथा 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। अब यदि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एफबीआई की, एफबीआई का निर्माण किस प्रकार से हुआ, एफबीआई किस प्रकार से बने, क्या फॉर्मेशन ऑफ एफबीआई, फॉर्मेशन ऑफ एफबीआई यानी कि एफबीआई का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एफबीआई यानी कि एफबीआई का बनना, एफबीआई किस प्रकार से बनकर तैयार हुई। तो क्या होता है, 21 जनवरी 1921 ईस्वी को, 21 जनवरी 1921 ईस्वी को बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बैंक का निर्माण किया गया, जिसका नाम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 21 जनवरी 1921 ईस्वी को, 21 जनवरी 1921 ईस्वी को बैंक ऑफ कलकत्ता प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बैंक का निर्माण किया गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, 21 जनवरी 1921 ईस्वी को बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बैंक का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 ईस्वी को एफबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या? 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एफबीआई ने कन्वर्ट कर दिया गया। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 ईस्वी में एफबीआई ने कन्वर्ट कर दिया गया। प्रारंभ में एफबीआई के 8 सहयोगी बैंक थे।
प्रारंभ में एसबीआई के कितने सहयोगी बैंक थे? तो प्रारंभ में एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक थे और 1963 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में मिला दिया गया। क्या 1963 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में मिला दिया गया। क्या 1963 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में मिला दिया गया। तो अब जो एसबीआई की सहयोगी बैंकें बची वह 7 बची। इसके साथ साथ ही क्या होता है, 2008 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई के साथ विलय कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 2008 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया। क्या 2008 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय कर दिया गया। 2008 ईस्वी में क्या किया गया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय कर दिया गया। तो अब जो बैंकें बची वो 6 बैंकें बची, 6 सहयोगी बैंकें एसबीआई की अब बची। अब इसके बाद क्या होता है, 2010 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया। क्या 2010 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया। क्या हुआ, 2010 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया। तो अब जो एसबीआई की सहयोगी बैंकें बचती हैं वे 5 बैंकें बचती हैं। अब इन 5 बैंकों का क्या होता है, 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को ये जो बची हुई 5 बैंकें हैं और इसके साथ साथ भारतीय महिला बैंक का एसबीआई के साथ विलय कर दिया जाता है। तो क्या 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को बची हुई 5 सहयोगी बैंकों 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को बची हुई 5 सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया। क्या होता है, 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को जो एसबीआई की 5 सहयोगी बैंकें बची और उसके साथ साथ भारतीय महिला बैंक का एसबीआई के साथ विलय कर दिया जाता है। और इसी के साथ वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में एसबीआई की कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। क्या इसके साथ ही वर्तमान में एसबीआई की कोई भी सहयोगी
बैंक नहीं है, बैंक नहीं है। क्या 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को जो SBI की 5 बैंकें बची और उसके साथ साथ भारतीय महिला बैंक का SBI के साथ विलय कर दिया जाता है, तो यदि हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में SBI की कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए अब बात करते हैं नाबार्ड की। क्या नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यदि हम बात करें नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई। क्या नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई। अब नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब बात करें नाबार्ड के वर्तमान में हेड कौन है, प्रमुख कौन है? क्या नाबार्ड के हेड यानी कि प्रमुख या अध्यक्ष, तो नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख जो हैं वे हैं GR चिंताला। नाबार्ड के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान में प्रमुख GR चिंताला हैं। नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख GR चिंताला। नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख GR चिंताला हैं। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्या नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब बात करें नाबार्ड के कार्य क्या हैं? नाबार्ड के कार्य क्या हैं? नाबार्ड के कार्य, तो नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है वह कार्य है ग्रामीण विकास करना। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है ग्रामीण विकास करना। क्या नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण विकास करना। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है ग्रामीण विकास करना। दूसरा इसका कार्य हो जाता है कृषि ऋण प्रदान करना। नाबार्ड के द्वारा कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। कृषि ऋण प्रदान करना। तो नाबार्ड का दूसरा कार्य हो जाता है कृषि के लिए ऋण देना यानी कि कृषि ऋण प्रदान करना। और तीसरा कार्य है RRBS का नियमन करना यानी कि रीजनल रूरल बैंक का नियमन करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियमन करना। तीसरा कार्य इसका क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीएस का नियमन करना। तो नाबार्ड का तीसरा कार्य हो जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी का नियमन करना। और इसका अगला जो चौथा कार्य हो जाता है वह हो जाता है कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय मदद प्रदान करना। नाबार्ड के द्वारा कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। इसका चौथा कार्य क्या हो जाएगा? कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय मदद प्रदान करना। तो नाबार्ड के कार्य क्या हो गए? तो नाबार्ड के कार्य हैं ग्रामीण विकास करना, कृषि के लिए ऋण प्रदान करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी का नियमन करना, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय मदद प्रदान करना। ये नाबार्ड के प्रमुख कार्य हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अब यदि हम बात करें आरबीआई का गठन कब किया गया, तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को निजी संस्था के तौर पर कलकत्ता में किया गया था। क्या? इसका गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को निजी संस्था के तौर पर कलकत्ता में किया गया था। आरबीआई का गठन कब किया गया? तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को निजी संस्था के तौर पर कलकत्ता में किया गया और आगे चलकर इसे मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया था। आगे चलकर इसे मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। आगे चलकर इसे मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया और इसका जो गठन किया गया वह आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। क्या? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीआई का गठन किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो आरबीआई का गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। वर्तमान समय में यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित है। वर्तमान में यदि देखें तो वर्तमान में आरबीआई पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित है। वर्तमान में यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित है।
वर्तमान में ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित है और आरबीआई का जो संचालन है, आरबीआई का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। आरबीआई का संचालन कौन करता है? तो आरबीआई का संचालन निदेशक मंडल करता है। क्या आरबीआई का संचालन निदेशक मंडल करता है, निदेशक मंडल करता है। आरबीआई का संचालन कौन करता है? तो आरबीआई का संचालन निदेशक मंडल करता है और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्या वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन यदि आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब आरबीआई का गठन किया गया उस समय इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था। जब आरबीआई का गठन किया गया था उस समय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था। लेकिन क्या किया गया, इसे आगे चलकर हस्तांतरित कर दिया गया। कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया? मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में देखें तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब बात करें आरबीआई के कार्य क्या हैं। आरबीआई के कार्य, तो आरबीआई क्या क्या कार्य करती है, आरबीआई द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो इसका एक प्रमुख कार्य है मुद्रा छापना तथा उसे वितरित करना। आरबीआई के द्वारा मुद्रा को छापा जाता है और आरबीआई के द्वारा ही मुद्रा को वितरित किया जाता है। तो आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा छापना तथा उसे वितरित करना, ये किसका कार्य है? तो आरबीआई का कार्य है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुद्रा को छापना तथा उसे वितरित करना किसका कार्य है या किसका प्रमुख कार्य है? तो वह आरबीआई का प्रमुख कार्य है। दूसरा इसका कार्य हो जाता है विदेश विनिमय का कस्टोडियन यानी कि संरक्षण करना। दूसरा इसका कार्य हो जाता है विदेश विनिमय का कस्टोडियन यानी कि संरक्षण करना। विदेश विनिमय का कस्टोडियन यानी कि संरक्षण करना आरबीआई के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। जो आरबीआई है, आरबीआई को क्या कहते हैं? इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं। सरकार का बैंक कहा जाता है। अब सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है? तो कुछ जो सरकार की आवश्यकताएं हैं तो काफी हद तक आरबीआई के द्वारा सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है। सरकार क्या करती है? आरबीआई के द्वारा ऋण उधार लेती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सरकार का बैंक भी कहते हैं। और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे क्या है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को ही बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि क्या है? बैंकों की जो आवश्यकताएं हैं, बैंकों की आवश्यकताओं की पूर्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई अगला कार्य क्या करती है? तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण भी किया जाता है। आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई के कार्य मुद्रा छापना तथा उसे वितरित करना,
विदेश विनिमय का कस्टोडियन तथा संरक्षण करना। इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं क्योंकि ये बैंकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। अब इसके अगले कार्य की बात करते हैं। अब आरबीआई का 6वां कार्य क्या हो जाएगा? तो आरबीआई का अगला कार्य होता है देश के मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियमन करना। 6वां कार्य इसका हो जाता है देश के मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियमन करना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देश के मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य हो जाता है इसका कई विकासात्मक कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका अगला कार्य क्या है? विकासात्मक कार्य। जो भी विकासात्मक कार्य हैं वे आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। कई विकासात्मक कार्य क्या हैं? आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य हो गए, जैसे कि मुद्रा छापना तथा वित्त का वितरण करना और विदेश विनिमय का कस्टोडियन यानी कि संरक्षण करना। इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है और देश में मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और जो भी विकासात्मक कार्य हैं, कई विकासात्मक कार्य आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वित्तीय बाजार की यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की। अब बात करते हैं वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की। वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट किस प्रकार कार्य करता है, वित्तीय बाजार किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है या संस्था है। ये कोई व्यक्ति है या फिर क्या है? संस्था है। व्यक्ति, संस्था। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, या दूसरी कोई संस्था है। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, व्यक्ति, या फिर क्या है? संस्था है। अब क्या है, जो ये व्यक्ति है या संस्था है, इसके पास क्या है? फंड सरप्लस है, यानी कि धन की अधिकता है। इसके पास फंड सरप्लस है। इसके पास क्या है? फंड सरप्लस है, यानी कि धन की अधिकता है। और ये जो दूसरा व्यक्ति या संस्था है, इसके पास क्या है? फंड डेफिसिट है, यानी कि धन की कमी है। इसके पास क्या है? फंड डेफिसिट है। फंड डेफिसिट यानी कि धन की कमी है। क्या ये कोई व्यक्ति या संस्था है और ये भी कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी संस्था है। अब इसके पास क्या है? ये जो व्यक्ति या संस्था है, इसके पास फंड सरप्लस है, यानी कि धन की अधिकता है, और इसके पास फंड डेफिसिट है, यानी कि धन की कमी है। तो वित्तीय बाजार क्या करता है? इन दोनों के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है, एक मीडिएटर का कार्य करता है। मान लीजिए इस व्यक्ति के पास क्या है? धन अधिक है और इसके पास धन की कमी है। तो वित्तीय बाजार के माध्यम से क्या होगा? इस व्यक्ति के पास जो धन की अधिकता है, वह इस धन की कमी वाले व्यक्ति को अपने धन को प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि क्या होगी? दोनों की आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। और ये जो फंड सरप्लस वाला व्यक्ति है, ये कुछ ना कुछ
उस पे क्या करता है, इंटरेस्ट निर्धारित करता है। तो वित्तीय बाजार क्या हो जाएगी, तो वित्तीय बाजार ऐसे व्यक्ति या संस्था जिन्हें पैसे की आवश्यकता है तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास धन की अधिकता है, जिनके पास धन की अधिकता है के बीच माध्यम का कार्य करता है। क्या, वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार ऐसे व्यक्ति या संस्था, ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास पैसे की आवश्यकता है तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास धन की अधिकता है के मध्य माध्यम का कार्य करता है। वित्तीय बाजार ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास पैसे की आवश्यकता है यानी कि धन की कमी है तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास धन की अधिकता है के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है तथा लेन देन को क्या करता है, सुगम बनाता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। तथा लेन देन को सुगम बनाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास पैसे की आवश्यकता है तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनके पास पैसे की अधिकता है के मध्य लेन देन को सुगम बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वह वित्तीय बाजार के माध्यम से किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से किया जाता है। और वित्तीय बाजार के माध्यम से दो तरीके की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पहला, अल्पकालीन आवश्यकता यानी कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। क्या, इसके माध्यम से दो तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पहला क्या है, तो पहला है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट यानी कि अल्पकालीन आवश्यकता। पहला हो जाता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और दूसरा हो जाता है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। पहला शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट यानी कि अल्पकालीन आवश्यकता और दूसरा है दीर्घकालीन आवश्यकता। तो अल्पकालीन आवश्यकता क्या होगी, एक वर्ष से कम के लिए यदि धन उधार लिया जाता है तो उसे अल्पकालीन आवश्यकता के अंतर्गत रखते हैं। यदि एक वर्ष से अधिक के लिए धन उधार लिया जाता है तो उसे दीर्घकालीन आवश्यकता के अंतर्गत रखा जाता है। इधर क्या है, एक दिन से लेकर यदि 364 दिन तक के लिए ऋण लेना है तो यह अल्पकालीन आवश्यकता यानी कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। इससे अधिक के लिए यदि ऋण लिया जाता है तो इसे लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट यानी कि दीर्घकालीन आवश्यकता के अंतर्गत रखते हैं। और जो वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांटा गया है। पहला मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार और दूसरा कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। जो मनी मार्केट है
जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जो कैपिटल मार्केट है यानी कि जो पूंजी बाजार है वह दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए इसी ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, तो पहला है मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। पहला मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। और दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। दूसरा क्या हो जाता है, कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। तो वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांट दिया गया। पहला मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, दूसरा कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। अब जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट क्या करता है, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनी मार्केट क्या करता है, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनी मार्केट जो है, मुद्रा बाजार जो है वह अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये अल्प समय के लिए यानी कि 364 दिन तक के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऋण प्रदान करता है। क्या यह क्या करेगा, यह अल्पकाल यानी कि 364 दिन तक के लिए, यह अल्पकाल यानी कि 364 दिन तक के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऋण प्रदान करता है। जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार अल्पकाल यानी कि 364 दिन तक के लिए, एक दिन से लेकर 364 दिन तक के लिए ऋण किसके माध्यम से दिया जाता है, तो वह मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट के माध्यम से दिया जाता है। मनी मार्केट अल्पकाल यानी कि 364 दिन तक के लिए यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऋण प्रदान करता है। और मनी मार्केट का रेगुलेशन कौन करता है, मनी मार्केट किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो मनी मार्केट को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्या, तीसरा, इसे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो मुद्रा बाजार का संचालन किसके द्वारा होता है, तो मुद्रा बाजार का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब बात करें पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूंजी बाजार क्या करता है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि दीर्घकाल 365 दिन से अधिक के लिए ऋण प्रदान करता है। यह लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि दीर्घकाल 365 दिन से अधिक के लिए ऋण प्रदान करता है। जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार के माध्यम से लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 365 दिन से अधिक के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और
पूंजी बाजार का यदि संचालन की बात करें तो पूंजी बाजार का संचालन सेबी द्वारा किया जाता है। पूंजी बाजार को सेबी रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार का संचालन सेबी के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेबी के फुल फॉर्म की। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।